सर मैं जैसा आपने बताया कि इसमें एयरफोर्स का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। मैं सिंह सर के पास आना चाहूँगा। सर इसके अंदर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एट व्हाट पॉइंट कब हमें ऐसा लगा कि अब एयरफोर्स का यूज़ इसमें करना चाहिए और किस तरह के एयरक्राफ्ट हम लोगों ने इसमें यूज़ किए इस ऑपरेशंस में, जो ऑपरेशन सफ़ेद सागर था। धन्यवाद राहुल। सबसे पहले जैसे जनरल साहब ने कहा, मैं अपने देश के उन वीरों को अपनी तरफ से और देश की तरफ से नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने प्रतिकूल स्थितियों में, विषम पहाड़ियों में और सब तरह के वेपन ना होते हुए भी दुश्मन को ऐसी कठिन समय में देश से बॉर्डर से निकाल मारा। और उस समय उन्होंने इतनी शहीदियां दी, क्योंकि ये सब जो है सब कुछ उनके अगेंस्ट था। जैसे कहते हैं हर चीज़ हमारे सेना के विपरीत थी, उसके बावजूद हमारे देश के जो जवान हैं उनका हौसला इतना बुलंद था, जो हमारी लीडरशिप थी, जो हमारे ऑफिसर्स थे, उन्होंने अच्छे लीड किया। उसके आप कैप्टन बत्रा का नाम सर ने लिया था, उन सभी शहीदों को, उनके साथ जितने हैं, उन सबको हमारा नमन है। हम शायद आने वाले सदियों तक उनका एहसान नहीं भुला पाएंगे। तो उससे मैं आपको शुरुआत करना चाहता हूँ अपने कहने की। और ये कारगिल ऑपरेशन जो है एक बहुत बड़ा जॉइंट ऑपरेशन था, जिसमें हमारी आर्मी पूरी अपनी ताकत के साथ दुश्मनों को निकालने में लगी थी और एयरफोर्स ने कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया। 3 मई को जब चरवाहे से पता चला कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन है, तो पेट्रोल, जैसे सर ने बोला, भेजा गया था। बिल्कुल सही कहा, वो पेट्रोल भी एम्बुश हो गई। उस समय एयरफोर्स को ये बोला गया कि आप जो है उस एरिया में रेकी करिए, क्योंकि एयरफोर्स का सबसे पहला रोल किसी भी वॉर से पहले होता है ISR, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रेकी। उस समय हमारे पास ISR के जो एयरक्राफ्ट थे वो कैनबरा था, जैगुआर थे और मिराज 2000 थे और मिग-29 थे। मिग-29 2 ही बचे थे। तो इन जहाज़ों से हाई लेवल रेकी करी गई ताकि वो दुश्मन की सरफेस टू मिसाइल की जद में ना आए, और एक तस्वीर डेवलप की गई कि क्या क्या कहाँ कहाँ पर एनिमी है। तो आर्मी की पेट्रोल और एयरफोर्स की रेकी, इन दोनों के कम्बिनेशन से जॉइंट वॉर सेंटर जो थे, वहाँ पे एक तस्वीर बनाएगी कहाँ कहाँ एनिमी छुपा बैठा है और क्या क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब करते हुए 21 मई को हमारे कैनबरा को अनजा मिसाइल, जो चाइना से पाकिस्तान ने ली थी, उसने उसको डैमेज किया। वो श्रीनगर एयरफील्ड में लैंड करा, तो तब हमें ये पता चला कि काफ़ी एरिया में ये मिसाइलें डिप्लॉय करी हुई हैं। इससे पाकिस्तान के पूरे जो उनका चार्ज पता चल गया सबको। अब उसके बाद ड्यूरिंग टाइम जब आर्मी ने हमारी अलग अलग यूनिट, जैसे सर ने बताया, कि उन्होंने हर जगह में जाकर रिटेलिएट करके उनको निकालने की कोशिश करी, तो बहुत ही हैवी फायर। देखिए, उन ऊंचाइयों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम नीचे स्थान पर थे, वो ऊपर स्थान पर बैठे थे। तो ऊपर से जब बराज फायरिंग करते हैं तो बड़ा आसान है, किसी को भी गोली मारती है। लेकिन जब हम नीचे से उनके बंकर की तरफ फायर कर रहे हैं, एक तो हमें छुप के फायर करना है, दूसरा जब फायर कर रहे हैं हमारी आर्मी जवान, तो एक बड़े पॉइंटेड टारगेट पर करना है। हम बराज फायरिंग कर नहीं पाएंगे। वो एक बड़ी मुश्किल का काम था, तो उसमें बड़ी ही दिक्कत आ रही थी। तो तब एयरफोर्स को आह्वान किया गया। अब पाकिस्तान ने, उन्होंने जहाँ तक हमें लगता है, उन्होंने प्लानिंग में दूर दूर तक नहीं सोचा था कि एयरफोर्स इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि विश्व में ये पहला और शायद आखिरी युद्ध होगा जहाँ पे एयरफोर्स को अपनी ही लाइन ऑफ कंट्रोल की साइड में यूज किया गया। देखिए, एयरफोर्स जो है एक ऑफेंसिव पावर है। वो ऑफेंसिव मींस वो दुनिया, देश और IB को क्रॉस करके अंदर दूर तक मारक क्षमता रखती है, ताकि हमारी आर्मी के आगे रास्ता क्लियर हो सके, उनके बॉम्ब ड्रम, उनके ब्रिजेस, उनकी सप्लाई लाइन सबको तोड़ सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इससे हमारी आर्मी को आराम से दुश्मन को वहाँ एरिया में, जो क्लोज बैटल एरिया है, वहाँ पे हावी हो सके। लेकिन ये एक ऐसा वॉर थी जिसमें हमें रिस्ट्रिक्शन कर दी गई कि आप अपनी तरफ ही फायर करेंगे। अब इसके बड़े सारे इशू आए। अब सोचिए, जो सर ने भी बताया था कि हाइट्स जो है, आपने बताया 16,000 फुट की ऊंचाई, जो हमारे उसमें वेपन थे, जो हमारे जहाज थे, वो सब 3rd जनरेशन के जहाज थे, एक्सेप्ट मिराज 2000। जो वहां पे हमारे वेपन थे वो सब आयरन बॉम्ब थे। आयरन बॉम्ब होता है अनगाइडेड बॉम्ब, और उन सबके जो बैलिस्टिक थे, बैलिस्टिक में जैसे बॉम्ब गिराया जाएगा, वो एक बैलिस्टिक फॉलो करेगा एयर डेंसिटी के अगेंस्ट, और स्पीड के कारण एक दूरी पर जाके गिरेगा। उनकी एक्यूरेसी थी 30 से 50 मीटर, इतनी दूर गिरते थे अगर एक्यूरेट।
और उनका बैलिस्टिक जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट तक था, जैसे 3000 फुट तक या 4000 फुट, उतनी ऊंचाई था सी वैल्यू से। अब हमें 16000 फुट पर यही बम गिराने थे। उसकी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हम पहले साइट रख के बम गिराते हैं, अब उससे काफी दूर जाके गिरेगा, लेकिन कितनी दूर गिरेगा ये कैलकुलेशन नहीं की गई थी। बराबर। तो रात भर बैठ के हमने उसी समय मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए गए और एक तरीके से बनाया गया कि कहाँ जाके कैसे बम गिरेंगे। दूसरी चीज जो हुई, हमें वहां पर ये पता था स्टिंगर मिसाइल लगे हुए हैं, लेकिन उस समय जो हमारी हिल फ्लाइंग, जो वैली फ्लाइंग की ट्रेनिंग थी, वो डाइव अटैक की थी। सारे वेपन हमारे रॉकेट, गन्स, बॉम्ब सब डाइव अटैक के थे। तो इनिशियल जो फायरिंग की गई, जब हमें 26 मई को ऑर्डर दिया गया कि एयर पावर को अब इंडक्ट करेंगे, तो उसमें मिग 21, मिग 27, मिग 23, जैगुआर, ये सब एक आध जो एयर टू ग्राउंड फायरिंग में सक्षम थे उनको लगाया गया। और उसमें उसी समय जब डाइव फायरिंग करी गई तो कंटिन्यूअस एक के बाद एक आके अटैक किए गए, जिससे एनिमी को सरप्राइज हो और डिस्ट्रक्शन हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 26 मई को हमने इंडक्शन किया और 27 मई को ही हमारे उस समय फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता अपने मिग 27 एयरक्राफ्ट में उनको एक मिसाइल हिट हुई डाई में। डाई में क्या होता है, आप काफी नीचे आते हैं तो आप जो है से करीब 3000 फुट की ऊंचाई से फेंकते हैं। और ये जो स्ट्रिंगर मिसाइल है, अंजा मिसाइल्स हैं, ये इनकी जो रेंज है हाइट में करीब 10,000 फुट तक जाती है। तो आप उसकी जद में आ गए, उसकी रेंज में आ गए, तो आपका खतरा उतना बढ़ गया, तो उसमें चांसेस ऑफ गेटिंग हिट आर हाई। उसके चलते नचिकेता के जहाज को हिट हुआ और उनको वहां पे इजेक्ट करना पड़ा। और जैसे ही वो इजेक्ट करके नीचे गिरे, वो इलाका अनफॉर्चुनेटली उनके कंट्रोल में था, उन्होंने, उनकी सेना ने नचिकेता को अपने कब्जे में ले लिया। अब नॉर्मल जब फ्लाइंग होती है तो किसी पायलट जो इजेक्ट करता है, दूसरे पायलट उसके ऊपर ऑर्बिट करते हैं। कोई भी जो हवा में दूसरा पायलट होता है ऑर्बिट करता है, ताकि रडार को उसकी लोकेशन पता चले और हेलीकॉप्टर को भेजा जा सके पायलट को उठा के मेडिकल के लिए आने के लिए, रिकवरी के लिए। तो उसमें दूसरी पीछे उनके जो स्क्वाड्रन आई थी मिग 21 की 17 स्क्वाड्रन, उनके फ्लाइट कमांडर लेट स्क्वाड्रन आहूजा, वो उस फ्लाइट में थे। उन्होंने नचिकेता की पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए वहां ऑर्बिट किया। अब ऑर्बिट करते हुए उस समय यही गलती हुई कि ऊंचाई जो थी कम थी और फिर से वो भी मिसाइल की जद में आ गए और मिसाइल हिट हुई, तो उनका भी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। अगले दिन फाइटर फ्लाइंग जद थोड़ी कम की गई। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर मी-17 वो भी इन मिसाइलों द्वारा क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें 4 जो लोग थे, 2 पायलट और 2 हमारे वीर सैनिक, वो सभी शहीद हो गए। जैसे ये हुआ तो उस समय एक ऑपरेशनल पॉज लिया गया, क्योंकि अब तक ये समझ आ चुका कि बहुत सारी स्टिंगर मिसाइल हैं, आंजा मिसाइल हैं और हम डाइव अटैक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें अपनी पोजीशन को डिस्ट्रॉय करना है, तो अपनी आर्मी के लिए सपोर्ट करनी है। तो हमें बोला गया लेवल फ्लाइंग। अब आप सोचिए 16,000 फुट पे हम एनिमी बैठा है, उससे करीब 10,000 फुट ऊपर हमें जाके फायर करना है, क्योंकि 10,000 फुट उसकी मिसाइल की रेंज है जो ऊपर जाएगी। तो हम 30,000 फुट की ऊंचाई से लेवल फ्लाइंग करके उस पर अटैक सभी जहाज कर रहे थे। और जो मैंने आपको बताया था बैलिस्टिक, वो बैलिस्टिक मालूम ही नहीं थे। जी जी। अब एक्यूरेसी कैसी आएगी? तो हमने पेयर में फायरिंग शुरू कि 2-2 एयरक्राफ्ट जाएंगे, एक एयरक्राफ्ट कैलकुलेटेड वेपन से फायर करेगा, दूसरा देखेगा, अगर कितना एरर आया है वो अगली शॉट में उसको करेक्ट करेंगे। तो इस तरह से 2-3 दिन फायरिंग की गई और उस फायरिंग के लिए फिर हमारी एक्यूरेसी बढ़ी। इससे 3 चीजें देखिए बड़ी मुश्किल थी एयर पावर एम्प्लॉयमेंट में। एक, एलओसी की अपनी साइड फायर करना है, दूसरा हमें लेवल फ्लाइंग से करना है, तीसरा हमारे पास प्रिसीजन वेपन नहीं थे। जो नीचे हमारी जो आर्मी की यूनिट्स हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना जरूरी है कि एयर पावर में क्यों इश्यू आते। उस समय हमारी आर्मी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर जाए, हमारे जवान, हमारी जो यूनिट्स, और दुश्मन ऊपर बैठा है कुछ डिस्टेंस पर। अगर हम फायरिंग एक्यूरेसी नहीं है, जो मैंने आपको बताया कि कम हो गई बिकॉज ऑफ हाइट से फायर करने से, तो बॉम्ब अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट गिरा टारगेट के जहां एनिमी बैठा है, तो सारे पत्थर जो टूटेंगे, शिकाएं टूटेंगे, सारी गिरकर हमारे अपनी आर्मी के ऊपर आएंगी, अपने आर्मी के ऊपर ही आएगी, के लिए फायर करने में उनका नुकसान कर बैठेंगे। तो ये बहुत बड़ी मुश्किल थी, जिसको पार पाने के लिए बहुत सारी कैलकुलेशंस की गई, प्रैक्टिस की गई। वाइल द वॉर इज ऑन, इसे बोलते हैं ऑन जॉब। तो जब तक वॉर चल रही है, साथ साथ प्रैक्टिस हो रही है, और उसको लेके 2-2 पायलट जाके प्रैक्टिस करके फिर हमने तीसरे दिन से एक्यूरेसी आई। अब ये जो फायरिंग थी, ये जैसे जैसे आर्मी के जॉइंट हमारे जो एओसी जेएंड के होते हैं,
एयर ऑफिसर कमांडिंग जम्मू एंड कश्मीर एरिया, वो आर्मी के साथ, आर्मी कमांड के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन के होते। तो वो सारे टारगेट की इंफॉर्मेशन वो सब आना। तो जो मेन ऑपरेशन किए गए एयरफोर्स द्वारा वो थे ISR, जो मैंने बोला सर्वेलेंस है कि जरूरी था। दूसरा था एयर अटैक। उस एयर अटैक के बाद उस क्या डैमेज हुई उसका एक एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, वो पिक्चर लेता है, उसको बोलते हैं BDA, बैटल डैमेज असेसमेंट। उससे पता चलता है कितनी डैमेज हुई, कितनी रह गई, और उसको कितना और करना है, कितनी एक्यूरेसी थी, वो सब असेसमेंट। तो ये दिन रात 24/7 काम चलता रहा। उसके साथ साथ आपको अपने जो फाइटर जा रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि पाकिस्तान के F-16 वो बिल्कुल LOC के साथ उड़ रहे थे। हमारे कुछ एक आध मिराजेस हैं, मिड-रेंज हैं, उनको उनके रडार पर आर्डुलर वार्निंग होता है, रेडियो वार्निंग रिसीवर, जिस पे टुंग टिंग टिंग करके आवाज आती है, जो जब आपके रडार आपको कोई कैच करता है। तो F-16 के रडार का जो आपको लॉक कर रहा है मिसाइल, उसकी वार्निंग आती थी, तो हमें टर्न करना पड़ता है। तो ये आप सोचिए, हम अटैक के लिए आ रहे हैं, उधर से F-16 वार्निंग आ रही है, हम क्रॉस नहीं कर सकते, ना हमारी एयर डिफेंस कर सकते, फिर भी उसमें उसी माहौल में हमें फायर भी करना है, और ये भी ध्यान रखना है कि हमारी सेना को नुकसान पड़े बल्कि एनिमी का हो। ये सब चीज़ों के चलते अलग अलग अटैक किए। तो तीसरे दिन चौथे दिन से अटैक सफल होने शुरू हुए, और उसके बाद काफ़ी जगह बड़े अच्छे जॉइंट ऑपरेशन हुए, और दोनों मिलके आर्मी की आर्टिलरी और एयरफोर्स ने काफ़ी डिस्ट्रक्शन करी, और हमारे जो इन्फेंट्री यूनिट हैं, हमारे महान योद्धा जाके उस विषम पृथ्वी में कर पाए। अब इससे एक जो चीज़ आती है मिराज की, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। जैसे मैंने बोला प्रिसिशन गाइडेड वेपन हमारे पास नहीं था उस समय। मिराज स्क्वाड्रन के पास और जैगुआर स्क्वाड्रन के पास लिटनिंग पॉड आए थे, जो लेजर गाइडेड बॉम्ब है, वो लेजर फायर करते हैं, फिर उस लेजर पे बॉम्ब छोड़ते हैं, तो उससे उसकी एक्यूरेसी 3 से 10 मीटर हो जाती है, जो बड़ी अच्छी एक्यूरेसी जो हमें चाहिए थी। अब उसके लिए जैगुआर उस हाइट पर उड़ नहीं सकते, क्योंकि वो लो लेवल स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, उस हाइट पर उनके पास रिजर्व ऑफ पावर नहीं है, उनके पास इतनी पावर नहीं थी उस जाए। तो सिर्फ एक मिराज ऐसा जहाज था जो बचा था, और मिराज के हमें उस समय जो पेवे सीरीज के गाइडेड बॉम्ब है वो अमेरिका से मिले थे, और इजराइल का लिटनिंग पॉड, उसके ट्रायल चल रहे थे, अभी हमारे सक्सेसफुल नहीं हुए थे, उसमें बड़े सारे इश्यूज थे। लेकिन हमारे पायलट्स ने दिन रात मेहनत करके, आदमपुर में प्रैक्टिस करके वो सब करा, आदमपुर के साउथ में हिल्स में प्रैक्टिस करके, और उसके बाद आके जो मेन हमारे टारगेट थे, एक मंतो धालो जनरल साहब बता पाएंगे, एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक वेपन कैंप था जिससे सप्लाई हो रही थी सब एरियाज को। तो उस मंतो धालो पे पहले उस समय सिर्फ आयरन बॉम्ब ही ड्रॉप किए गए मिराज ने, और उन्होंने 2,250 kg के बॉम्ब, मतलब 6 टन वेपन एक साथ फायर किए, और उसके कारण मंतो धालो ध्वस्त हो गया, और ये पूरी उनकी सप्लाई चेन टूट गई, और उसके बाद थोड़ा हमें रिलीफ हुआ। लेकिन ये उसके बाद जो मेन मुश्किलें आई, वो जैसे सर ने बताया, तोलोलिंग और टाइगर हिल, ये बहुत ही दुर्गम पहाड़ियाँ थी जिन पे पूरा डोमिनेंस था, और हाईवे को डोमिनेट कर रहे थे। उसको खत्म करने के लिए फाइनली एयरफोर्स ने 24 जून को पहला LGB एयरफोर्स ने फायर किया, जो टाइगर हिल पर फायर किया गया था, और उसका वीडियो आज भी बड़ा फेमस है, और बड़ा एक्यूरेट फायर किया। और ये हमारी अच्छी, जैसे बोल सकते हैं, एयरफोर्स के जो हमारे कमांडर थे, जो हमारी गवर्नमेंट थी उस समय, उनकी बड़ी अच्छी सोच थी, प्लानिंग थी, कि हमने एंटिसिपेशन में PGMs एक्वायर करने शुरू कर दिए थे 97 में, और 99 तक आते आते हम कुछ हद तक उन पर सफलता पा चुके। तो ये पूरे एक एयर ऑपरेशन इस तरह हुए जिससे हमें सक्सेस मिला, और ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल था कि दुर्गम स्थितियों में भी एक जॉइंट ऑपरेशन, मिलकर जॉइंट काम करने से हमारी ताकत कितनी बढ़ जाती है, और हम दुश्मन पर विजय पा सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, जिस जिस हिसाब से आपने सारी चीज़ें बताई, और जितनी एडवर्स कंडीशन उस समय आर्मी के लिए थी, उतनी ही इक्वल एडवर्स कंडीशन एयरफोर्स के लिए भी थी, कि कितने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना, उनको गार्ड करना, और एट द सेम टाइम एनिमी को हिट करना, और वो भी ऐसी चीज़ों के साथ में जिसमें एरर की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, एरर स्पेस की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, और उसको रिड्यूस करते हुए, अपने आप को ट्रेन करते हुए, लर्न करते हुए, और फिर उसको अप्लाई करना, इट वाज एब्सोल्युटली कमेंडेबल। मतलब अभी हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हम इतना प्राउड फील करते हैं, या फिर इतना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है
तो जिन लोगों ने उस समय इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन लोगों ने इस समय एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा, उनके लिए तो वाक़ई में एक हेड्स ऑफ वाली बात रही। और जिन बिल्कुल लोगों की प्लानिंग के थ्रू, एग्ज़ीक्यूशन के थ्रू ये सारी चीज़ें हुई, फिर वो आर्मी में हो, एयर फ़ोर्स में हो, इट वाज़ एब्सोल्यूटली वंडरफुल। सर राजन सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊँगा और ये पूछूँगा कि इस पूरे एक्शन के दौरान 4 परमवीर चक्र और करीब-करीब 11 महावीर चक्र जो हैं वो अवार्ड किए गए। सो थोड़ा-सा अगर आप जो 4 परमवीर चक्र इश्यू किए गए, अवार्ड किए गए, उनके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा-सा बता पाएँ? सबसे पहले हम बात करेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा की। और मैं जी, इसमें एक चीज, अभी उनका जो काम था, उसके जो उनका जो एक्शन था, जिसके लिए अवार्ड मिला है, उससे एक मैं आपको अलग चीज, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि फौज की जो लीडरशिप है, और खासतौर पे जूनियर लीडरशिप है, ये ऐसे मौकों में टेस्ट होती है कि आपकी फौज में कितनी कोहेसिवनेस है, एक जवान, जेसी और ऑफिसर्स के बीच में क्या रिश्ता है। राइट, ये कोई सिविलियन इसको समझ नहीं पा सकता, बिकॉज जिस एब्सोल्युटली, तरीके का आपका ब्रदरहुड होता है, और आप एक दूसरे के लिए जान निछावर करते हैं, वो जज्बा शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। भारतीय फौज में एक बहुत एक अच्छा नमूना हमने इस लड़ाई में देखा। और इस लड़ाई में जहां पे सीनियर लीडरशिप नाकाम रही शुरुआत में, राइट, वही जो जूनियर लीडरशिप ने आपको करके दिखाया, वो हर एक देशवासी का जो सीना है वो आज गर्व से चौड़ा होता है। और कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क दिया गया, 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के थे ये, और इनको टास्क दिया गया, वो एक कंपनी थी 0.5140 के ऊपर। तो इस कंपनी को अटैक करने के लिए 3 तरफ से अटैक हुआ, इसका हुआ। और जो साउथ वाला जो अटैक था, जो सबसे मुश्किल था, जैसे मैंने आपको बताया कि दुश्मन के सामने आप चढ़ रहे हैं, और आपके पास पत्थर, और आपको ठोक ठोक के आपको पहाड़ को चढ़ना है। तो हुँ, विक्रम बत्रा ने सिंगल हैंडेडली 4 पाकिस्तानी सोल्जर को मारा। और ओके, जो उनकी टीम है, 4 संगढ़ को क्लियर किया। संगर एक गन पोजीशन टाइप होता है, जो एक टेम्पररी आपका डिफेंस लेते हैं, वो ओके, उसको नष्ट किया। और इनके साथ कैप्टन जामवाल भी थे। और एक हैंड टू हैंड फाइटिंग में, ओके, अब आप देखिए कि एयरफोर्स ने अपना काम कर दिया। राइट, अब जब आप अपने ऑब्जेक्टिव के पास अपना जा रहे हैं, तो आपको उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है, बिकॉज अभी भी वहां पे दुश्मन है, पूरी हुँ, तरीके से खत्म नहीं हुआ है दुश्मन। हुँ, तो आपने उसका संगठ टू संगठ, बंकर टू बंकर, आपने हर एक बंकर को क्लियर करना है। और हुँ, उसके लिए ये हैंड टू हैंड फाइटिंग होती है। आप अपना ग्रेनेड अपना लॉन्च करते हैं, आपके पास कार्बाइन होती है, आपके पास शॉर्ट रेंज वेपन होता है, आपके पास राइफल होती है, आपके पास रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं। तो आपके पास इस टाइप के, आपके एक इन्फेंट्री बटालियन में, बटालियन सपोर्ट वेपन हम बोलते हैं, आपके पास इस टाइप के होते हैं। 80 है, आपके पास 81 mm मोटर होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास जो एक इन्फेंट्री या बटालियन के पास जो वेपन होते हैं, वो इस्तेमाल होते हैं लड़ाई। तो इसमें 0.5140 को खत्म किया, और जो उसको हासिल किया, फिर आप देख रहे हैं कि झंडा, आपकी जो फोटो भी है कि जिसमें वो अपना भारत का झंडा इसमें
लहराते हैं। तो इस एक्शन के लिए उनको परमवीर चक्र मिला। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बिकॉज जब ये अपना जो ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया गया 0.4875। अब 0.4875 मैंने आपको मैप दिखाया था, ये इसको है आपका टाइगर हिल का जो लेफ्ट वाला फीचर था। अब 0.4875 के आर्मी चीफ ने विक्रम बत्रा को शाबाशी दी। जो सैटेलाइट फोन पे बात हुई तो उसको बोला कि शाबाश, आपने टाइगर हिल को आपने कैप्चर कर दिया है। तो अभी आप जो क्या आप में जो फीलिंग्स क्या आ रही है, तो कैप्टन बत्रा बोलते हैं ये दिल मांगे मोर। और इसीलिए कैप्टन विक्रम बत्रा ने वॉलंटियर किया अगले दिन ही अपना नेक्स्ट अटैक पे जाने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि ऑफिसर्स को भी रिसाइकल किया जाता है, सेम ऑफिसर को बार बार दोबारा नहीं भेजा जाता, बिकॉज एक अटैक में आपका इतना फिजिकल आपका स्टेमिना इतना खर्च हो जाता है कि आपको रेस्ट की जरूरत होती है, बिकॉज बॉडी भी एक ह्यूमन बॉडी भी रेस्ट मांगती है। बट विक्रम बत्रा ने इसको परवाह नहीं की, और इसी अटैक में वो अपने एक साथी सोल्जर को बचाते हुए उनको गन शॉट्स इंजरी हुई और वो मारे गए। और इसी अटैक में राइफलमैन संजय कुमार, जो आज सूबेदार है, ये अटैक में वो एक लीडिंग स्काउट थे और इस अटैक को लीड किया और 3 पाकिस्तानी सोल्जर को मारा और अपने आप, और खुद इंजर हो चुके थे, फिर भी सेकंड बंकर में अटैक किया और अपनी जो इनके पास यूनिवर्सल मशीन गन थी उसके साथ इस बंकर को नष्ट किया और कैप्चर किया। तो राइफलमैन संजय कुमार जो सेम पलटन के थे 13 जैकरेफ, वो भी परमवीर चक्र उनको मिला और वो आज भी हमारे बीच हैं। तो हमने उनको सुना भी है, कई बार फंक्शन में मैं उनसे मिला भी हूँ। अगला जो था वो बात आती है आपकी ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, जो सूबेदार यादव है आज। हाँ, 18 ग्रेनेडियर्स के, और इनको टास्क मिला था टाइगर हिल को कैप्चर करने की। और ये मल्टीपल इंजरीज होने के बावजूद 2 संगठ क्लियर किए और जितने भी पाकिस्तानी सोल्जर थे, 4-5 थे, उनको मारा। तो और अपने आप पूरे अटैक में इतना लॉस ऑफ ब्लड भी हुआ और फेंट भी हुए, फिर भी हार नहीं मानते हुए अपने टास्क को कंप्लीट किया। तो इनको जो तीसरा परमवीर चक्र जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जी, और चौथा परमवीर चक्र है कैप्टन मनोज पांडे। ये you 111 द फर्स्ट बटालियन ऑफ 11 गुरखा राइफल्स के हैं। और ये 6 संगठ इसको देखा जब आपका जो कालूबार जो टॉप था जिस पे अटैक जाना था, आपने बटालिक का एरिया की बात कर रहा हूं मैं अभी, जो हमने ईस्ट साइड में देखा था मैप के। अब इसमें जो बड़ी थे वो थे भीम बहादुर, हवलदार भीम बहादुर। दोनों ने रेंगते हुए और 2 संगठ को पार किया और अब
दुश्मन आमने सामने हो चुका था, क्योंकि सरप्राइज वाज लॉस्ट, और कैप्टन मनोज पांडे को दुश्मन के मशीन गन बस्ट लगी, और फिर भी उस कैप्टन पांडे ने 2 ग्रेनेड लॉन्च किए, फेंके उस संगड़ में, और जो भी वहां पे पाकिस्तानी सोल्जर थे उनको खत्म किया, और उनको इसके लिए परमवीर चक्र मिला। ये चारों जो आप देख रहे हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है, और एक चीज सामने आती है, जो एक मेंटल करेज है, फिजिकल करेज तो है, वो आपकी ट्रेनिंग में हम सारे अपने जवानों को दे देते हैं, पर जो मेंटल करेज है वो होना कितना राइट, जरूरी है एक फौजी के एब्सोल्युटली, लिए। और ये मेंटल करेज आपको आपकी पलटन देती है जब आप अपने जवानों के साथ रहते हैं। आपको इतनी हार्डशिप का सामना करना पड़ता है, हाई ऑल्टीट्यूड्स में आपकी पोस्टिंग होती है, आपके और डिफिकल्ट एरियाज में आप जाके अपनी पोस्टिंग करते हैं, तो इससे आपकी मेंटल टफनेस आपकी ये बढ़ती है। और हमने ये चारों इंसिडेंट्स में देखा, ये जो भी एक्शंस हमने अभी आपको बताए हैं, कि इनको राइट, परमवीर चक्र इतनी बहादुरी से, और गोलियां लगने के बावजूद अपनी लाइफ की परवाह किए बिना अपने पलटन के लिए, अपने देश के लिए ये अपना ऑब्जेक्टिव को हासिल किया। राइट, एब्सोल्युटली सर। ये एक पूरे एक मन को, दिल को, पूरी बॉडी को हिला देने वाली सारी स्टोरीज हैं। और जब हम इन स्टोरीज को सुनते हैं तो हम इतने थ्रिल हो जाते हैं, तो जब एक्चुअली में उन्होंने ये चीज़ें फेस करी होगी तो कितना उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, फिर उनकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल टफनेस, ये कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट रही होंगी। इट इज़ अनबिलीवेबल और अनमैचेबल। सर, मैं एक क्वेश्चन आप दोनों से पूछना चाहूँगा। जो उस समय एक गवर्नमेंट का स्टांस था कि हम एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, तो मैं आप दोनों से ही पूछना चाहूँगा कि अगर हम उस समय एलओसी क्रॉस करते, तो क्या आज जितनी हम इश्यूज, प्रॉब्लम्स उस रीजन में देखते हैं, क्या वो आज हम उसके सॉल्यूशन की तरफ मतलब जा चुके होते, या वो सारी चीज़ें नहीं होती? देखिए, मैं एयर कॉमोडोर साहब भी बताएंगे इसके बारे में। मैं संक्षेप में यही बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर था, और यूनाइटेड स्टेट्स ने आपको कैटेगोरिकली बोला था कि आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करना। तो ओके। एक तो प्रेशर था हमको यूनाइटेड स्टेट से, दूसरा हम्म। यूनाइटेड स्टेट से हमको सारी जो सैटेलाइट इमेजेस हमको मिल रही थी, ये जहां जहां डिप्लॉयमेंट्स थी, जहां लॉजिस्टिक एरियाज थे, हमारी फौज के पास उस टाइम पे क्षमता कहाँ थी सारी चीजों की। तो हम्म। जो हम पूरी मदद यूनाइटेड स्टेट से ले रहे थे, और जब यूनाइटेड स्टेट्स को भी क्लियर हो गया कि ये पाकिस्तान आर्मी है, हम्म। पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारा साथ ही नहीं दिया, पर जब राइट। उनको पता चला कि ये तो पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स है, ये तो मुजाहिदीन नहीं है, तो फिर हम्म। पाकिस्तान आर्मी ने ये यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को वार्न किया, और ओके। उसको बोला कि आप अपने जो फोर्सेस को बोलो विड्रॉ करें। ओके। और आप जानते हैं कि इसको यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर पड़ा पाकिस्तान के ऊपर, और यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के ऊपर प्रेशर किया कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस करें, बिकॉज अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर ओके। जाते तो एक इंडिया पाकिस्तान वॉर आपकी शुरू हो जाती। तो वो ओके। यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता था, भारत भी कुछ हद तक नहीं चाहता था कि ये एक इसको लंबा खिंच जाए। 50 दिन की लड़ाई हम्म। थी ये, इतनी छोटी राइट, लड़ाई नहीं थी एब्सोल्युटली। ये कारगिल वॉर। इट वाज अ राइट। 50-day war, and some हम्म। people say it's a conflict. Actually, I would say it's हम्म। a war.
दो, अगर आप एब्सोल्युटली डेफिनेशन देखें तो ये कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन में आता है, बट जिस राइट तरीके से एयरफोर्स ने और आर्मी ने जो मिलके काम किया, इट वाज लाइक अ वॉर लाइक सिचुएशन। और एब्सोल्युटली कैपेबिलिटी देखिए, आप बोल रहे हैं कि हम पीओके में चले जाते हैं, पीओके को कैप्चर कर, आपके पास कैपेबिलिटी कहाँ थी? आप हम्म आपको यू एयर कमांडर एसपी सिंह ने बताया कि किस तरीके से आपके पास उस टाइप के वेपन्स भी नहीं थे, आपके पास राइट उस टाइप का एमुनिशन नहीं था, मिसाइल्स नहीं थे, और आपके हम्म आ ही रहे थे उस टाइम पे। और हम्म इजराइल का मैं इसको यहाँ पे जिक्र अपना करना चाहता हूं कि जिस टाइप की मदद आपको इजराइल ने की कारगिल में, भारत उसको कभी नहीं भूल सकता है। एब्सोल्युटली Hats off to our friends of the country of Israel कि जो इजराइल ने हमारी जो मदद करी, वो हम अभी तक उस चीज को याद करते एब्सोल्युटली Sir, do you have anything else to add in this point? Otherwise, I will ask further question. नहीं, I think General Saab has covered almost everything. The Okay, very clearly he has brought out the issues कि जो right, देखिए यूएसए का कंट्रोल था। मैं एक दो चीज़ें इसमें जोड़ना चाहता हूँ। पहली बात sure. कि कभी भी एयर पावर अगर एलओसी या आईबी क्रॉस करती है तो उसकी एस्केलेशन बहुत तेज होती है। देखिए अगर आर्मी Okay. यूनिट्स दो आपस में एक बॉर्डर छोटे एरिया में होता है, उनकी Hmm. मैक्सिमम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर एरिया में स्कर्मिश होगी, वो एक दूसरे के ज़्यादा जो जाएंगे 2-4 किलोमीटर जा पाएंगे, 10 किलोमीटर जा पाएंगे, अंदर इंकर्शन होगी, वो इंकर्शन Right, में गिना जाता है। वहाँ से वॉर शुरू नहीं होती, हाई लेवल वॉर नहीं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जब एयरफोर्स क्रॉस करती है तो एयरफोर्स की उसकी क्षमता है वो अंदर दूर तक जाके मार करने की है। आप उनके right, जो नेशनल लीडरशिप है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आप वहां तक डायरेक्ट फायर कर सकते हैं जाके। तो ये right. एक बहुत बड़ा चुनौती होती है किसी देश के लिए। तो उसका जो डर होता है एस्केलेशन का, बहुत बड़ी तेजी से एस्केलेट कर सकती है वो। तो ये एक Hmm. रीजन था जिससे उन्होंने हमें बोला था कि एलओसी के इस तरफ रहना है। दैट इज वन रीजन। Okay. सेकेंड, जो जनरल साहब ने बताया कि उस समय हमारे पास उस तरह के वेपन नहीं थे। मैंने पहले भी आपको बताया, हम तो Hmm. प्रिसिजन गाइडेड मिशन तो अभी आए थे, हम तो उसमें Right, सेट भी नहीं हुए थे, ना उसके ट्रायल्स हुए थे, ना उसके हमें जो पॉड थे उसके बारे में कुछ इसराइलीज हमारे साथ ट्रायल करा रहे थे हमें। तो अभी हम पूरी तरह से सक्षम नहीं थे। तो पीओके के अंदर जाना करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमारे पास ना okay. उतने वेपन्स थे, ना इतनी स्टोरेज थी वेपन की, ना उस तरह के उतने एयरक्राफ्ट थे। सब कुछ टर्न ओवर हो रहा था। तो ये एक Hmm. रीजन था जिसके कारण हम ज़्यादा दूर तक वॉर को नहीं खींच सकते और नुकसान दोनों का होता। तीसरी Right, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यूएस को सबसे बड़ा डर सता रहा था, मैं वो बताता हूँ। आपको मालूम है उस समय जस्ट अबाउट हम न्यूक्लियर डिक्लेयर हुए थे। right, तो ये जो है न्यूक्लियर डिक्लेरेशन जो है, ये एक बहुत बड़ा खतरा था इस एरिया में, बिकॉज चाइना ऑलरेडी न्यूक्लियर था, right. हिंदुस्तान न्यूक्लियर की तरफ बढ़ चुका था, और पाकिस्तान Hmm. भी अपना पूरा चाइना की तरफ से लाके जो भी और प्रोलिफरेशन करके उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो ये आज Right. देखिए तीनों देश न्यूक्लियर केबल है। तो यहाँ Hmm. की जो अगर वॉर कभी होती है इस तरह की, तो बहुत बड़ी वॉर में तब्दील हो जाएगी और नुकसान बहुत हो सकता है। हमको सबको बराबर. हिरोशिमा नागासाकी याद करें, जिसमें सिर्फ 10 किलोटन का एक वेपन गिराया गया था और सदियां उसके गुजर गई उसको ठीक करते करते, नुकसान जो होता। Right, आज जो right. वेपन्स हैं मेगा टन के वेपन्स हैं। आप सोचिए कितना Hmm. पूरे पूरे देश राइट ऑफ हो जाएंगे। तो ये जो हम उस समय न्यूक्लियर हुए हुए थे, उसके कारण क्या था, अभी न्यूक्लियर सिस्टम स्टेबलाइज हुए थे, तो कुछ भी अनटूवर्ड हो सकता था। Hmm. ये एक बहुत बड़ा जो फियर था, ये यूएसए को था, इसलिए उनकी इंटरवेंस थी। और इसलिए उन्होंने आर्म ट्विस्ट किया पाकिस्तान को, नवाज शरीफ को, कि पीछे ले जाने के लिए मुशर्रफ को किया गया और हमें गाइड किया गया आप लोग बस इससे आगे क्रॉस नहीं करेंगे, और इनको एविक्शन। Okay. तो ये हर तरफ से इंटरनेशनल प्रेशर थे जो हुए। बाकी इसराइल का, Right. जैसे जनरल सर ने बताया, अगर इसराइल हमारा साथ देता तो शायद हम इतना भी नहीं कर पाते। ये बात हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी, हम उसके आभारी हैं इस बात के, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एब्सोल्युटली सर. और ये चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली पब्लिक डोमेन में भी है कि इजराइल ने जिस तरीके से भारत की हेल्प करी, फिर वो जो आपने बताया प्रिसीशन गाइडेड, उसे अगर आम शब्दों में कहें तो वो लेज़र गाइडेड बम शायद वो होते हैं, राइट? तो उसमें देने में, और फिर जो आपने भी उसको बड़ा बखूबी एक्सप्लेन किया कि ट्रेनिंग के दौरान ही उसको यूज़ करना,
तो वो भी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। सर एक आखिरी सवाल आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगा कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद में हमारी क्या लर्निंग रही और उसको हम लोगों ने आगे फर्दर कैसे इम्प्लीमेंट किया? देखिए, इसके ऊपर तो काफी चर्चा हो चुकी है और ओके। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स भी हैं, बट मोटा मोटा मैं आपको बताऊंगा। इस लड़ाई के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन रेस की गई जिसका नाम था डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, DIA। राइट, अब राइट, बिकॉज हमने ये देखा कि हमारी जो इंटेलिजेंस कमजोर थी, तो हमने उसको बेहतर करने के लिए हमने DIA बनाई, और एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई जिसका नाम था NTRO, ओके, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये टेक्निकल रिसर्च करता है, जैसे कि साइबर के क्षेत्र में, और आपकी जो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, और जो भी आप यू यू कम्युनिकेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, इस पर सैटेलाइट्स का भी रोल आ जाता है। तो ये एक NTRO का भी गठन किया गया, जो जिसको हेड एक्चुअली कर रहे थे एक IPS ऑफिसर और एक इंडियन आर्मी ऑफिसर थे जो इसकी नंबर 2 पोजीशन पे थे। तो ये ओके, एक आर्मी एयरफोर्स की ऑर्गेनाइजेशन आप सोच सकते हैं, और इसमें और टेक्निकल लोग इसमें शामिल थे। तो ओके, ये दो मेजर चेंजेस हुई हैं। और तीसरा है कि फिर कारगिल कमेटी रिपोर्ट के बाद आपकी शिकेटकर कमेटी आई, जिसने इसको ये बताया कि आपका मैन पावर किस तरीके से हम कहाँ से कम कर सकते हैं, हमको फौज में कौन से एरियाज में मॉडर्नाइजेशन चाहिए। जैसे कि जहां जहां पे डेफिशिएंसीज थी हमारी, अब जैसे एयर कमांडर साहब ने भी बताया, एयरफोर्स में भी रिफॉर्म्स आए, हमारे राइट, फौज में भी रिफॉर्म्स आए। तो इस तरीके के बहुत सारी ये चीजें आई, जो ये कारगिल वॉर के बाद, इसके बाद जो हमने लेसन हमने सीखे, और खास तौर पे इंटेलिजेंस। बट अनफॉर्चुनेटली ओके, हम सीख ही रहे हैं। इसके इसको लड़ाई के बावजूद लेसन्स जो आपको सीखने चाहिए, शायद हम पूरी राइट, तरीके से सीखे नहीं अभी तक। राइट। आई होप सर ये एक बहुत फैंटास्टिक डिस्कशन था। फैंटास्टिक इन द सेंस कि जिस तरीके से डिटेलिंग आपने बताई, शेयर करी, और ये चीज़ इस वीडियो के माध्यम से, इस कॉल के माध्यम से बहुत लोगों को पता पड़ेंगी कि एक्चुअल बैकग्राउंड में प्लानिंग कैसी होती है, कैसे उसका एग्जीक्यूशन होता है, कैसे हमारे ब्रेव सोल्जर उसको ग्राउंड पे जाके एग्जीक्यूट करते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। सर आज आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपका समय दिया, इतनी चीज़ें शेयर करी, इतनी डिटेलिंग शेयर करी, और इस कॉल के माध्यम से एक कोशिश है उन सभी 527 वीर जवानों को जिन्होंने अपनी जान इस ऑपरेशन में, इस वॉर में दी और हमारे देश को सुरक्षित रखा। सो आज के कॉल के लिए इतना ही, और उम्मीद करेंगे फिर किसी टॉपिक पर आपसे ज़रूर चर्चा हो। सर आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय थैंक हिंद। यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद सर।